वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन अवर चैनल। आज मैं आपको मिड टर्म एग्ज़ाम जो आपके होने वाले हैं उसका प्रैक्टिस पेपर करवा रहा हूँ, जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि डीओई ने जो इशू किया है। ये क्लास 7th का सामाजिक विज्ञान का सैम्पल पेपर रहेगा और इसमें हम आंसर्स के साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें टोटल 5 सेक्शन दिए गए हैं और 12 क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको मैं बता दूँ, जो आपका सेक्शन ए है ना, उसमें 1 से लेकर जो पहला क्वेश्चन है उसमें 12 क्वेश्चन होंगे जो 1 मार्क्स का होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू। फिर 2 से 5 जिनमें शॉर्ट आंसर होंगे, 40 वर्ड के लिखने होंगे। फिर सेक्शन सी 6 और 7 जो 4 मार्क्स का होगा, 80 वर्ड तक आपको लिखना होगा। और क्वेश्चन नंबर फिर आपका जो अगला है नेक्स्ट, उसमें 8 से 11 होंगे जो आपकी सोर्स बेस्ड कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी, डाटा दिया होगा, उसके बेस पर आपको करना होगा। फिर जो आपका सेक्शन ई है, ये डी था, ई में आपका मैप वर्क आएगा जो 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। आप फटाफट एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है? तो 4 ऑप्शन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर है नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट है, in which layer of the atmosphere you will get the ideal condition for flying aeroplane। जैसे अगर आपको एरोप्लेन चलाना है तो एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में आप एरोप्लेन को चलाओगे? सेंट्रल सर्कल में, एक्सोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, या आप ट्रोपोस्फीयर, किस में चलाएंगे? तो इसका आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट है, आप पहले खुद भी ट्राई करना, बाकी आपके पास सैम्पल पेपर का पीडीएफ तो होगा ही। इस वीडियो में मैं आपसे आंसर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड। जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो कब सेलिब्रेटेड किया जाता है? 5 जुलाई को, 5 दिसंबर को, 5 जून को, या मई 5 को? तो मैं आपको बता दूं, वो सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को, ठीक है। जिनका सी था सही था। नेक्स्ट है, द इनकमिंग सोलर एनर्जी विच इज इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ इज कॉल्ड। ये कह रहे हैं, जो सोलर एनर्जी जो आ रही है उसमें से जो धरती के द्वारा जो इंटरसेप्ट की जाती है वो कौन सी होती है? वो इंसोलेशन होती है, टाइडल होती है, लैंडस्लाइड होती है, या पवन होती है? तो ये जैसे द इनकमिंग सोलर एनर्जी है ना, विच इज इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ इज कॉल्ड। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, तो वो क्या कहलाती है? आत्मन कहलाती है, इंसोलेशन कहलाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। मतलब जो तुगलक वंश जो राज कर रहे थे ना, इनमें से कौन रूलर नहीं था, कौन राजा नहीं था? इनमें से कौन तुगलक का नहीं था जिसने राज जो है वो नहीं किया? तो मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन तुगलक, या फिरोज शाह तुगलक? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन तुगलक ने जो है वो रूल नहीं किया। आपको चैप्टर बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, जो जो आपके चैप्टर्स आ रहे हैं ना, अगर आप डीपली पढ़ेंगे तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आप चैप्टर को 5-5, 6-6 बार पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ फार्मर वाज चार्ज एज खराज टैक्स ड्यूरिंग सुल्तानेट पीरियड। जो खराज टैक्स था ना, जो सुल्तान के द्वारा लिया जाता था किसानों से, तो वो कितना परसेंट लिया जाता था? तो 10% लिया जाता था, 20%, 30% या 50%? तो देखिए, वो 50% लिया जाता था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर से आप क्या समझते हैं? देखिए, अभी हमने एमसीक्यू कर लिया ना ये, तो एमसीक्यू के बाद ये जैसे हमने एमसीक्यू करे हैं, ओके, ये एमसीक्यू हमने करे हैं, तो उसके बाद ना यहाँ पर आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इनका आंसर एक लाइन में या 2 लाइन में बताना है। और देखो, यहाँ पर ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, आपको ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन ए में 13 तक नहीं, 12 है, यहाँ गलत छप गया, ठीक है। तो ये हमें करने हैं, ठीक है। अब हम इन क्वेश्चन के आंसर देखेंगे, ओके। तो ये कह रहा है कि हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए
धरती के जिस भाग पर पानी पाया जाता है ना, उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। द हाइड्रोस्फीयर, द लेयर ऑफ द अर्थ इन विच वाटर इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ओशियन, लेक, रिवर एंड अदर वाटर बॉडीज इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। अगर धरती पे वहाँ जहाँ पर जैसे पानी पाया जाता है, जैसे झीलों में, नदियों में, उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जैसे अगर आपने अपनी किताब से जो याद किया वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। वाटर जो है वो धरती पर कितने 71% है, तो ये इलाका क्या कहलाएगा, हाइड्रोस्फीयर। अब दोनों में से एक करना था। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय बायोस्फीयर? बायोस्फीयर किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए, जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से जीवन पॉसिबल है, जो तीनों से मिलकर बनता है, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर से मिलकर बनता है, वो है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। बायोस्फीयर वो है धरती का हिस्सा जहां पर लाइफ पाई जाती है, इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। फ्रॉम द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया टू द लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म लिव इन दिस पार्ट। चाहे छोटा सा जीव हो या बड़ा सा जीव हो, इसी जगह पर रहता है। आवर अर्थ इज द ओनली प्लैनेट ऑन द विच लाइफ एग्जिस्ट। और धरती केवल ऐसी जगह है जहां पर जीवन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ आयन अकबरी। आपको बताना आयन अकबरी जो है वो किसने लिखी है। तो आयन अकबरी लिखी है अबुल फजल ने। देखो आपको ब्लू पेन से लिखना होता है आंसर, ये रेड को मत देखना, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट वर द ब्यूरोक्रेट्स हु वर्क इन द सर्विस ऑफ द मुगल कॉल्ड। जो ब्यूरोक्रेट्स काम करते थे ना मुगलों के यहाँ पर, उनको किस नाम से जाना जाता था? उनको जाना जाता मनसबदार के नाम से। किसके नाम से? मनसबदार के नाम से। ओके, आप देखते मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाहों को क्या कहते थे? मनसबदार, ठीक है। दोनों में सबको एक करना था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री वाज द सिविल राइट मूवमेंट लॉन्च। किस कंट्री के अंदर सिविल राइट मूवमेंट जो वो लॉन्च किया गया था? तो वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किया गया था। नेक्स्ट है, नेम द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो आपको बताना है कि दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर का नाम क्या है। देखो आपके करंट अफेयर्स भी आएंगे, तो दिल्ली के जो भी होम मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, सबके नाम याद कर लेना, ठीक है। तो सत्येंद्र कुमार जैन है, ठीक है। कौन है? सत्येंद्र कुमार जैन। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द सिस्टम ऑफ मिड डे मील इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर द इंडिया। पूरे इंडिया में मिड डे जो मील प्रोग्राम है वो कब इम्प्लीमेंट हुआ, लागू हुआ? जो स्कूल में खाना मिलता है ना बच्चों, तो वो योजना कब चालू हुई थी पूरे इंडिया में? 15 अगस्त 1995 में। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी। आप बताइए कॉन्स्टिट्यूएंसी किसे कहते हैं। देखो एक ऐसा इलाका होता है जहाँ पर लोग चुनाव के लिए खड़े होते हैं और उसमें से लोग उन्हीं में से जिस व्यक्ति को जिताते हैं वो वहाँ पर उनके लिए काम करता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर कॉल्ड सच एरियाज फ्रॉम वेयर द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड। जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है उसे कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं। ऑल द वोटर्स ऑफ दैट एरिया इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव बाय यूजिंग देयर वोट। और यहाँ पर जितने वोटर्स होते हैं ना उस एरिया के, वो इलेक्ट करते हैं अपने पर्सन को जिसको वो जिताना चाहते हैं। फिर सेक्शन बी पर आ जाइए, तो आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करने हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रीन हाउस गैसेस। देखिए हमने ये सब कर लिया है। उसके बाद अब हम सेक्शन बी कर रहे हैं। तो जहाँ बच्चों ऑप्शन है ना, तो दोनों में सबको एक करना होता है, ठीक है। तो आप ऊपर वाला करेंगे या नीचे वाला, आपके ऊपर ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे ये तीसरा क्वेश्चन है, ऐसे चौथा, ये पांचवा। ओके, तो अब हम इसको करने जा रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो क्या होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फेल्स इन द एटमॉस्फेयर एंड कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय स्टॉपिंग द हीट इवॉल्व फ्रॉम द अर्थ ऑन द अर्थ ड्यू टू विच इट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। देखो ये कह रहा है जो कार्बन, देखो मैं आपको पहले बता दूं कि अगर कोई पूछेगा ना कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, तो आप बता देना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करती है, ये हीट को जो है रोक लेती है धरती के अंदर ही, ठीक है। इसलिए इसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। और अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी ना, तो अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी और इसमें
इंसान का रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है धरती को गर्म रखने के लिए, ठीक है। अगर आप ऊपर वाला नहीं बताते तो आप नीचे वाला बता सकते हो कि नाइट्रोजन गैस की क्या इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन गैस का फ़ायदा क्या है। देखिए नाइट्रोजन गैस जो है वो हमारी धरती पर अबंडेंट है, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर इज अबाउट 78%। और जो नाइट्रोजन है ना वो हवा में 78% है। और वैन भी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं, वी आल्सो टेक नाइट्रोजन गैस, हम नाइट्रोजन गैस भी लेते हैं हमारे लंग्स के अंदर, बट देन सेंड इट बैक, और फिर हम इसको वापस भेज देते हैं। नाइट्रोजन गैस इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर प्लांट्स। नाइट्रोजन गैस जो होती है वो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये उनकी लाइफ से रिलेटेड है। प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते हवा से, तो बैक्टीरिया होते हैं वो मिट्टी के अंदर होते हैं, जैसे लिग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं ना उनके अंदर पाए जाते हैं, राइजोबियम जैसे होते हैं। तो वो उनको नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्रेट में बदल देते हैं, तो फिर पौधे उनको गेट कर लेते हैं। पर आपको इतना डिटेल में नहीं बताना, ये टू द पॉइंट बता देना। और इस तरीके से पौधे जो बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रोजन को ले लेते हैं और पौधों को नाइट्रोजन मिल जाती है, उनकी लाइफ के लिए ज़रूरी है। अगर आप इसे बिल्कुल थोड़ा सा बताना चाहते हो तो आप इसमें ये लिखोगे, नाइट्रोजन गैस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ से जुड़ी हुई है, और हमारी बॉडी को भी नाइट्रोजन चाहिए चाहिए, ठीक है। क्योंकि पौधों को मिलेगी तो पौधों को हम खाएंगे तभी हमें मिलेगी ना, इसलिए। फिर नेक्स्ट है, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। जो ह्यूमन है ना, तो उसके 3 एग्जांपल देने हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हम इंडस्ट्री की बात करें, हम जानवरों को पाल रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन एनवायरनमेंट जो मनुष्य अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देता है, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग चेंज कर देता है, वो ह्यूमन एनवायरनमेंट कहलाता है। तो इस तरीके से मैन इंटरेक्ट्स विद हिज एनवायरनमेंट एंड चेंज इट अकॉर्डिंग टू his needs. In human environment we can mainly place agriculture, animal husbandry, industry, park, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये कह रहा है कि 3 एग्जाम्पल दीजिए जो मनुष्य ने बनाया एनवायरनमेंट। तो मनुष्य ने कौन कौन सी चीज़ें बना रखी हैं, तो मैन मेड एनवायरनमेंट वो होता है जो मनुष्य ने क्रिएट किया है। एग्जाम्पल ऑफ रोड्स, ब्रिज, पार्क, इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, हम 4th क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एक्सप्लेन द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, उसने जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी बनाई थी उसके बारे में हमें बोला गया कि आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप बताएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी वाज सच अ सुल्तान ऑफ दिल्ली हु हैड डेवलप्ड ए वेरी एक्सीलेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इसने एक्सीलेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाया था। इसकी फॉलोइंग फीचर है, देखो अगर आप ये नहीं भी लिखते तो भी चलेगा, आप यहाँ से नंबर 1 से लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला है कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, तो जब अलाउद्दीन खिलजी का राज था, मतलब जब वो शासन कर रहा था, द स्टेट ब्रॉट द वर्क ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड रिकवरी अंडर इट्स कंट्रोल। और जो स्टेट है उसने सारा का सारा काम अपने हाथ में ले लिया था, लैंड रेवेन्यू को, और जो रेवेन्यू रिकवरी करने, जैसे जिन लोगों पर टैक्स लगाया गया उनसे रिकवरी कैसे करना, सब स्टेट ने ले लिया। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, देखो 3 पॉइंट को ऐसे भी कर लेना, 4-5 मैं बता रहा हूँ। द राइट टू लेवी टैक्सेस वाज टेकन अवे फ्रॉम द लोकल फेडेटरी। जो वहाँ के जो लोकल सामंतवादी थे उनसे राइट जो है वो ले लिया गया कि अब आपको टैक्स इकट्ठा नहीं करना। उल्टा क्या करा, उनको बोला कि तुम्हें भी टैक्स भरना पड़ेगा, बट द themselves were also forced to pay टैक्स। उन्हें भी बोलते कि तुम भी टैक्स भरो। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा कि मेजर, उन्हें जमीन को नापा, मेजर करा और कैप्ट इट्स अकाउंट वेरी केयरफुली। उन सबके अकाउंट को बहुत सावधानी से रखना शुरू कर दिया। फिर द ओल्ड फेडरल लॉर्ड्स एंड जमींदार टूक अप द जॉब ऑफ द, उसने क्या करा, जो ओल्ड पुराने जो सामंती थे ना और जो जमींदार थे उनको जॉब दे दी, जो सुल्तान के अंडर में रह के काम करेंगे और सारी रिकवरी करेंगे, ठीक है। उनको रिकवरी ऑफिसर बना दिया, मतलब वो जमीन पर टैक्स इकट्ठा करके लेकर आएंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने ना 3 प्रकार के टैक्स लगाए थे, अगर आप ये लिखना चाहे तो। जैसे एक एग्रीकल्चर टैक्स लगाया था जिसे बोलते हैं खराज, और इसमें 50% जितना वो उगाएंगे ना 50% पर टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा था कैटल टैक्स, और तीसरा था टैक्स ऑन हाउस। 3 जनों को लगाया था। फिर नेक्स्ट है कि आप इकोसिस्टम से क्या समझते हो।
तो आप बता देंगे जो ट्रीज है, प्लांट, एनिमल्स है, ह्यूमंस हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं और लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं ना, एक दूसरे पर डिपेंड होके। तो जो ह्यूमन है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, इन सबका आपस में जो रिलेशनशिप होता है ना, वही इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि इकोसिस्टम क्या है। जैसे फॉरेस्ट है ना, वो भी एक इकोसिस्टम है। ग्रासलैंड है, डेजर्ट्स है, माउंटेन है, लेक्स है, रिवर्स है, ये सब क्या है, इकोसिस्टम है। ठीक है, आप इसको दो पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम और मैनमेड इकोसिस्टम। नेचुरल का मतलब ये है कि जो अपने नेचर से बनाया, जैसे रिवर हो गया। मैनमेड जैसे इंसान ने पौंड बनाए हैं, ठीक है, इस तरीके से, या गार्डन बनाया। अब हम सेक्शन सी करेंगे। तो 6 क्वेश्चन में आपके पास 2 क्वेश्चन है, दोनों में से आपको एक करना था। तो पहला ये कि जो सुल्तान है उनको लार्ज आर्मी रखनी पड़ती थी, क्यों, या आपको सुल्तान के इरा के बारे में जो भी आप जानते हो ना, तो आपको सब कुछ इसमें बताना है। जो सल्तनत कालीन जो भी समय था उस समय सुल्तान का दिल्ली में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, जो भी जानते कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है, अच्छे से तैयारी कीजिए। तो आंसर पढ़ता हूँ। सुल्तान हैड टू मेंटेन अ लार्ज आर्मी, गिव रीजन। जो सुल्तान है उन्हें लार्ज आर्मी रखनी पड़ती थी, इसका कारण क्या है। द सुल्तान हैड टू मेंटेन अ ह्यूज आर्मी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। पहला रीजन यह है कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खलजी, जब अलाउद्दीन खलजी का राज था और मोहम्मद तुगलक का राज था, द मंगोल इन्वेंशंस ऑन द दिल्ली सुल्तानेट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। उस समय मंगोलों ने भारत पर अटैक शुरू कर दिया था और वो लगातार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में उनसे लड़ने के लिए आर्मी की जरूरत थी। दूसरा, सुल्तानेट ऑफ दिल्ली हैड टू मेंटेन अ ह्यूज आर्मी टू कीप द स्टेट सेफ फ्रॉम मंगोल इन्वेंशन। और मंगोल अटैक किए जा रहे थे तो उनसे बचाने के लिए, ठीक है, दिल्ली को बचाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में आर्मी को रखा। तीसरा, द सुल्तान वाज एबल टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इन अ बेटर वे थ्रू ह्यूज आर्मी। दूसरा, अगला पॉइंट ये कि अगर उनके पास बहुत ज़्यादा आर्मी होगी तो पूरी दिल्ली को अच्छे से वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं, प्रशासित कर सकते हैं, इसलिए। चौथा कि ड्यू टू दिस ह्यूज आर्मी द बर्डन ऑन द ट्रेजरी हैड आल्सो इंक्रीज कंसिडरेबली। दूसरा ये क्या, देखो बहुत बड़ी मात्रा में आर्मी थी तो बर्डन भी बहुत ज़्यादा ट्रेजरी पर, खजाने पर पड़ रहा था। तो ऐसी स्थिति में सिचुएशन कंट्रोल होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए। अगर दूसरा देश कब्जा कर लेगा तो फिर कैसे बात बनेगी। तो ह्यूज आर्मी की जरूरत पड़ती थी ताकि सेफ रहे पूरी कंट्री। आप और वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन सल्तनत इरा दिल्ली। जो सल्तनत थी दिल्ली के अंदर, तो उसके बारे में आपको बताना है कि दिल्ली में सल्तनत कैसे आई। तो दिल्ली में जो सल्तनत है ना, वो स्टैब्लिश हुई थी 13th सेंचुरी में, और विद दिल्ली टर्न इनटू अ कैपिटल, और दिल्ली उसके बाद कैपिटल बन गई। और ये माना जाने लगा कि हुज कंट्रोल एक्सटेंडेड ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ द सब कंटिनेंट। तो मतलब ये माना जाता था कि अगर दिल्ली पर कब्जा तो मतलब आसपास के इलाकों पर आराम से कब्जा हो जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत वॉज रूल्ड बाय द रूलर ऑफ अबाउट 5 डायनेस्टी। और दिल्ली पर लगभग 5 जो है ना वंशों ने राज करा है। एंड देयर रूल टुगेदर इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत। और जो इन 5 रूलर्स ने, मतलब 5 पीढ़ियों ने, इसके और वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ बोला गया राइट अ ब्रीफ नोट ऑन सल्तनत इरा दिल्ली। तो दिल्ली में जो सल्तनत आई, ये जो अलग अलग पीढ़ियों ने या अलग अलग वंशों ने जो राज किया दिल्ली में, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो आप बताएंगे कि ये जो दिल्ली में जो सल्तनत है ना, ये 13th सेंचुरी में आ गई थी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो दिल्ली कैपिटल बन गई। ये माना जाने लगा कि वो दिल्ली पर जिसका कंट्रोल है तो आसपास के इलाकों पर आराम से कंट्रोल हो सकता है। तो दिल्ली की जो सल्तनत है ना, उस पर लगभग 5 जो है ना डायनेस्टीज ने राज करा है, 5 वंशों ने राज करा है। और इसी पीरियड को जो है क्या कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत पीरियड कहा जाता है। जैसे पहला यहाँ बता रखा है तुर्किश आए, ठीक है। तो तुर्किश के जो रूलर्स थे और जिन्हें स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट इज नोन एज गुलाम डायनेस्टी। देखो ये जो सबसे पहले आए थे ना, ये कौन आए थे, गुलाम डायनेस्टी के आए थे, विच रूल इन दिल्ली, जिन्होंने दिल्ली में 1206 से 1210 तक राज करा था। द परमानेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वर, और इसका जो रूलर था, राजा था ना गुलाम का, था कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, रजिया और बलबन, ठीक है। ये पहले आ गई
समझ में आ गई जी। हम बता रहे दिल्ली में एक तुर्किश रूलर थे, उसके बाद फिर खलजी आए, ये सेकंड थे। तो दिल्ली सल्तनत पर इनको खलजी डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1290 से लेकर 1320 तक राज किया है। ठीक है, इन्होंने जो है वो 4 साल राज किया था, उसके बाद फिर खलजी आ गए। ठीक है, तो खलजी जो है उन्होंने इस चीफ रूलर वर जलालुद्दीन खिलजी था और अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, जो इनका मेन जो था। फिर तुगलक जो डायनेस्टी के बारे में कहा जाता है वो 1320 से 1414 में इन्होंने राज करा और दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी को इन्होंने जन्म दिया। और द प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी पर सबसे बड़ा जो नाम आता है अगर तुगलक में पूछा जाए तो गयासुद्दीन तुगलक का आता है, मोहम्मद तुगलक का नाम आता है, फिरोज शाह तुगलक का नाम आता है। फिर सैयद के बारे में अगर हम बात करें, फिर सैयद डायनेस्टी, तो दिल्ली सल्तनत वाज रूल्ड बाय द सैयद डायनेस्टी फ्रॉम 1414 टू 1451 तक इन्होंने राज किया। और इसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो खिजर खान का माना जाता है। फिर लोधी आए, लोधी जब आए तो द लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, लोधियों की। और इन्होंने 1451 से 1526 तक रूल किया था। और इसमें जो बलोल लोधी है और उसके बाद जो दिल्ली के जो सल्तनत है उसमें मुगल डायनेस्टी जो है उसके बाद स्टैब्लिश हो गई थी इंडिया के अंदर। तो इस तरीके से लोधियों के बाद मुगल आ गए थे, फिर मुगल सल्तनत स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। तो इसमें काफ़ी बड़ा, आप सिर्फ हेडिंग नहीं बता सकते, थोड़ा और अपनी मर्जी से एक्सप्लेन इसे और कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है हु वाज रोसा पार्क्स, एक्सप्लेन हर रोल इन द सिविल राइट मूवमेंट इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आपको रोसा पार्क्स के बारे में बताना है और इसका रोल बताना है सिविल राइट्स में कौन थी, और उनके रोल के बारे में बताना है कि किस तरह के सिविल राइट्स मूवमेंट्स यूनाइटेड स्टेट में इन्होंने चलाया था। देखिए, रोजा पार्क्स जो थी वो अफ्रीकन अमेरिकन वूमेन थी और ये रेबेलियन साबित हुई, विद्रोह किया था इन्होंने अमेरिका में चेंज लाने के लिए। हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है इनका। एक बार की बात है कि 1955 में जब पूरा दिन जैसे काम कर रही थी, 1 दिसंबर की बात है, तो शी रिफ्यूज टू गिव, शी कर लेना क्योंकि हार आएगा यहाँ पर। इन्होंने अपने सीट देने के लिए मना कर दिया था। एक वाइट मैन आया था तो उससे बोला उठो यहाँ से, क्योंकि काले लोगों के साथ बहुत भेदभाव होता था, उनको अधिकार नहीं दिए जाते थे। और यहाँ पे हेयर कर लेना, ठीक है। हर रिफ्यूजल दैट दे लेड टू मैसिव मूवमेंट, और जिस दिन उन्होंने मना करा वो बहुत बड़ा आंदोलन बन गया, क्योंकि उन्होंने इनिक्विटी के खिलाफ आवाज उठाई थी कि हम काले लोग हैं तो हमें कोई राइट नहीं मिलेगा, कि हमें भी सिविल राइट्स है। तो इन्होंने मूवमेंट चलाया। तो 1964 में फिर ये फैसला हुआ कि भाई ये जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव होता है ना, इसको रोक दिया जाएगा। ठीक है, रेशियल, रिलीजन और हर प्रकार से जो भेदभाव होता है, आप अपनी लैंग्वेज बना के छोटा भी से लिख सकते हैं। इट आल्सो सेड दैट स्कूल वुड नाउ बी ओपन फॉर, बाद में क्या हुआ, अफ्रीकन अमेरिका के बच्चों के लिए भी स्कूल खुले और दे वुड नॉट हैव टू अटेंड दिस सेपरेट स्कूल, और अब वो अलग से स्कूल में उन्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, विच वर स्पेशली ओपन ओनली टू दैम, और जो उनके लिए खोले जाते थे ना अकेले, वो नहीं चलेंगे। और मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन आर पुअर, क्योंकि ज़्यादातर अमेरिकन और अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग थे वो पुअर भी थे, तो इसलिए वो ज़्यादातर जो है वो फिर गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई करते थे। मतलब पूरे तरह से भेदभाव वगैरह ख़त्म कर दिया गया, और जो वाइट स्टूडेंट्स थे वो प्राइवेट स्कूल में जाते थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर किसी को बराबर राइट मिलने चाहिए। तो इस बात उठी थी, आप यहाँ तक बता देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो उसके बाद ये आपका खंड घा है। तो यहाँ पर आपको पैसेज पढ़नी थी कि मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकार थे। पिता की ओर से भी ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी, के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान की जुड़ी स्मृति और सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार संबंधित थी। मतलब चंगेज खान ने बहुत से लोगों को मारा था ना, इसलिए मुगल कहलाना नहीं चाहते थे। तो ये स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने के पर गर्व अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा भी कर लिया था। तो आपको ये बताना है, ये आपने जब पैसे पढ़ ली ना, तो इसके बेस पर आपको आंसर बताने हैं। ऐसे ही मैंने एक लैंग्वेज में पढ़ दिया है।
तो समझ में आ गया होगा। तो इसने देखो ये मैं सास मतलब तो नरसंहार भोल माता में लोगों को मार देना। तो वही पूछ रहे हैं कि भाई मुगलों में जब हमने पैसे पढ़ी तो इसको आंसर देने, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा वो नहीं करूँगा। आप पढ़ें इसे, अब इसके आंसर समझे सारे, देख लो आंसर मैच कर लो आपके कितने सही हैं। तो पैसेज पढ़ने के बाद अब पहला क्वेश्चन है कि टू विच डायनेस्टी डिड द मुगल्स बिलोंग टू ऑन द फादर साइड, मतलब पिता की साइड वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, चंगेज खान, तैमूर, इब्राहिम लोदी या बलबन। तो तैमूर से, ठीक है। और व्हेन डिड तैमूर डाई, जो तैमूर है वो कब मरे थे, ठीक है। और तो कब हुआ था, 1404 में, ठीक है। पैसेज में से आंसर है बच्चों। व्हेन डिड तैमूर कैप्चर दिल्ली, उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कब करा था, 1398 में, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पैसेज है, देखिए पैसेज आपकी काफ़ी स्कोरिंग है। फिर दूसरी पैसेज आपकी, हम सभी जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं बच्चों। मतलब अगर हम किसी के बारे में एक ही चीज़ सोच लेते हैं ना, एक सिंगल इमेज बना लेते हैं, ये लोग ऐसे ही होते हैं, तो उन्हें स्टीरियोटाइप कहते हैं। समझो एग्जाम में डेफिनेशन भी आता है, फिर इन द ब्लैंक्स में भी आता है, ठीक है। और कई बार हम किसी खास धर्म लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ ठहराते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ये लोग बेवकूफ़ होते हैं। तो समटाइम वी कॉल समवन एज ए मिसपर, क्रिमिनल और स्टूपिड बिकॉज ऑफ दे बिलोंगिंग टू ए पार्टिकुलर रिलीजन और जेंडर। तो अब ये कह रहा है कि अब आपने जब ये पढ़ा तो अब किन्हीं तीन को कीजिए, लड़के खाना नहीं बना सकते, ठीक है। निम्नलिखित परिस्थितियों को पढ़कर बताइए कि यह रूढ़िबद्ध धारणा है या नहीं और क्यों है। मतलब आपको बताना है कि क्या ये जो आप सिचुएशन पढ़ रहे हैं ना, ये स्टीरियोटाइप है या नहीं। स्टीरियोटाइप का मतलब समझ में आ गया। आप एक फिक्स जो है किसी के बारे में आइडिया सोच लेते हैं, विचार सोच लेते हैं, एक इमेज बना लेते हैं, ठीक है, कि ये लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो वो स्टीरियोटाइप कहलाता है, ठीक है। तो अब पहला यह है कि बॉय कांट कुक, बताइए स्टीरियोटाइप है या नहीं कि लड़के खाना नहीं बना सकते। तो आप बोलोगे हाँ ये स्टीरियोटाइप है, क्योंकि बहुत से लोग यही कहते हैं कि भाई लड़का और खाना बनाएगा कोई, तो इस तरीके से बाद हम एक आइडिया बना लेते हैं ना, है ना। पर बिकॉज एनीवन कैन कुक फूड वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल, देखो स्टीरियोटाइप तो है लेकिन ये गलत। अब देखो स्टीरियोटाइप का मतलब हम फिर ऐड बनाते हैं लेकिन वो सच नहीं होता। तो आप बता देंगे भाई स्टीरियोटाइप तो है ये, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं, लड़के भी खाना बना सकते हैं। अब एक नेक्स्ट है कि रमेश कम्स फ्रॉम ए पार्टिकुलर कास्ट, सो ही विल ए माइदर, जैसे रमेश एक विशेष जो है ना वो जात से आते तो हम बोलते हैं कंजूस है। जैसे कई लोग किसी भी जाति को बोलते हैं ना ये तो कंजूस ही होते हैं, अब मैं ऐसे बोलूँगा नहीं, है ना। तो रमेश कम्स फ्रॉम द पार्टिकुलर कास्ट, सो ही विल बी स्टिंगी। तो दिस इज आल्सो कंजर्वेटिव नोशन, ये भी कंजर्वेटिव है, ये भी स्टीरियोटाइप्स है। ऐसा नहीं है कि केवल रमेश अगर एक जात से तो वही कंजूस हो, कोई भी कंजूस हो सकता है। फिर नेहा इज नॉट एजुकेटेड तो शी डज नॉट वर्क हार्ड, ये कह रहा है नेहा जो है ना पढ़ी लिखी नहीं है तो मेहनत भी नहीं करेगी। तो ऐसा थोड़ी है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते वो मेहनत नहीं करते, तो ये भी स्टीरियोटाइप है। और आप बता दो कि ऐसा नहीं है, अपनी लैंग्वेज बना के लिख दो। रोहित कहता है कि बॉय लड़के रोते नहीं है, ऐसा नहीं है, लड़के भी रोते हैं, ठीक है। तो ये भी स्टीरियोटाइप है, ये भी गलत है। फिर अब हमारा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा एक बार बता दूं कि जैसे यहाँ पर हमने 4 पॉइंट देखे थे, आपको केवल 3 करने हैं, ऐसे एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। आपको 3 करने होंगे, सुन लेना मेरी बात आप, ठीक है। तो 8 से 11 तक के आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो हमने पैसेज वगैरह देख ली और कुछ के क्वेश्चन के आंसर अपने बना के लिखने थे। अब ये ना 10th क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ये डाटा दे रखा है और एक इमेजिनेटिव पार्टी का बना रखा है, तो आपको इस टेबल को पढ़ के फिर आंसर देने हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आप बताइए कि कितनी सीट्स हैं जो मेजोरिटी के लिए चाहिए। देखो मेजोरिटी के लिए पता है कितनी सीट चाहिए होती हैं, जितना यह लिखा होता है उसका आधा करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 16, उसमें एक ऐड कर दो। तो जितना आधा करते हैं ना उसमें एक जोड़ देते हैं। अगर मान लो पॉइंट में आ रहा होता, यहाँ मान लो आ रहा था 118.5, तब हम भी हम 119 लेते। हमें अगला जो है ना, अगला हमें नेचुरल नंबर लेना होता है,
तो 118.5 के बाद नेचुरल नंबर 119 ही तो आएगा। तो अगर 118 लिखा है तब भी हम 119 लेंगे, तो 119 मेजोरिटी के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हिंदी में मैं पढ़ के बता सकता हूँ, मेजोरिटी बता तो बहुमत, तो जिसको आधे से ज़्यादा सीट मिलती है वो तभी सरकार बना सकता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर समझ में आएगा। भी कह रहा है विच पार्टी कैन फॉर्म द गवर्नमेंट। अब बताओ कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बना सकती है। चेक करो कि किसको 119 सीट्स मिली हैं। तो राष्ट्रीय पार्टी को मिल गई सीट, अगर 118 मिलती तब भी इसे किसी और के साथ मिलकर बनानी पड़ती। ठीक है, तो अलायंस करना पड़ता। ठीक है ना, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर इन ऑफ स्वाभिमान पार्टी। तो चेक कर लेते स्वाभिमान पार्टी में कितने हैं। 110 है। कितने हैं? 110। तो देखो कितना आसान था ये। ऐसे कोई और भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर अब हमारी जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, उसमें से एक पैसेज आया है। वही बता रहा है कि जो हमारा वायुमंडल है। एक बात और बताता हूँ बच्चों, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में एमसीक्यू आते हैं ना, तो कई बार उसके आंसर में नीचे पैसेज भी मिल जाते हैं। तो एक बार पैसेज भी पहले देख ला करो। ठीक है, सुन रहे ना मेरी बात। चलो अब ये पैसेज तो आप खुद पढ़ेंगे, इसके आंसर करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे, अब इसके आंसर हम कर रहे हैं। तो तीन तीन क्वेश्चन, देखो पैसे कितने आसान है। देखो मैं पढ़ देता हूँ, कोई बात नहीं। हमारा जो एटमोसफियर है ना बच्चों, 5 लेयर में डिवाइडेड है। 5 लेयर में डिवाइडेड है, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है एटमोसफेयर की, और ये इसकी जो हाइट होती है वो लगभग 13 किलोमीटर होती है। हम जो सांस लेते हैं वो इसी में आता है। ट्रोपोस्फेयर ही है बच्चों। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर होती है। ठीक है, जो 50 किलोमीटर तक जाती है। ठीक है, और जो लेयर है ऑलमोस्ट की फ्री होती है, इसमें क्लाउड्स वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, वेदर फिनोमिनन इसी में निर्मित होता है। एक इम्पोर्टेंट फीचर इसकी ये भी है कि इसके अंदर ओजोन गैस भी होती है, और हम इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं कि ओजोन लेयर हमारी रक्षा करती है, जो सूरज से आने वाली जो हार्मफुल रेस होती है उससे हमारी रक्षा करती है। तो अब हमने पढ़ लिया, तो इनके आंसर है कि द लेयर ऑफ एटमोसफेयर प्रेजेंट नियर द सरफेस ऑफ धरती से कौन सी लेयर जुड़ी हुई है। तो कौन सी, अभी मैंने आपको बताया था, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ठीक है ए। उसके बाद नेक्स्ट है विच लेयर ऑफ एटमोसफेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। कौन सी लेयर है जिसमें बादल नहीं होते। तो स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं होते हैं। फिर ओजोन लेयर जो होती है वो कहाँ पर होती है, इनमें से किस में होती है ओजोन लेयर। अभी हमने पढ़ा था स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। ठीक है, ये नहीं पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मैप वर्क। तो आपको कुछ 4 मैप में भरने हैं। ठीक है, तो जैसे बोला गया द स्टेट वेयर इबादत खाना वाज बिल्ट बाय अकबर। इबादत खाना अकबर ने कहाँ बनाया था। उत्तर प्रदेश में। आप यूपी भर देंगे। ये आपको क्वेश्चन दे रखे हैं ना, आपको इनमें से कोई 4 करने हैं, मैप में भरने हैं। ठीक है, और जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड है ना, तो वो इनका आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो लिखें, वो लिखेंगे और आपको मैप में पूरा भरना है। तो आप यूपी के मैप में यहाँ पर जो दिखा देंगे, पहला वाला इबादत खाना यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, जो मैंने पहला वाला बताया ना आपको कि वह राजी यहाँ पर इबादत खाना बनवाया था, तो यूपी में बनवाया था। ठीक है, और देखो जो डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चे हैं, उनके लिए वही क्वेश्चन बोला गया है, बस उनको लिखना है उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि बाबर, द स्टेट वेयर बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ पर हराया था। तो पानीपत की लड़ाई हुई थी ना, तो हरियाणा में। तो आप हरियाणा भर देंगे मैप में। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा दिल्ली है, यहाँ पर ये दिल्ली है, तो ये ऊपर वाला हरियाणा है। ठीक है, ये हरियाणा भर देंगे। ठीक है, ये हरियाणा है हमारा। मैं आपको बड़ा करके बता देता हूँ, ये दिल्ली है, ये हरियाणा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द स्टेट वेयर बीजापुर इज लोकेटेड। बीजापुर कहाँ है, कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में है।
ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर पूरा ये सारा करा हुआ है, आप देख सकते हो, ये कर्नाटक है पूरा। ठीक है। और ये स्टेट जहाँ पर बाबर ने इब्राहिम को बनाया था, हरियाणा हो गया। और इबादत खान ने जब बनाया गया था, ठीक है, ये मैप में हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ था ना, ये हो गया, ये था ना कि जहाँ पर पटना जो है वो कहाँ लोकेटेड है, ये द स्टेट वेयर पटना इज लोकेटेड, तो बिहार में है ना। तो बिहार आपको पता ही होगा, ये रहा। तो ये पूरा लिखते हैं। और चित्तौड़ कहाँ पर है? चित्तौड़, ये जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ ये कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है।